हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कूल। तो जैसा कि आपको पता है, हमने इंग्लिश ग्रामर का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था नाउन से। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्रोनाउन। इसकी भी 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। उसको भी आप प्लेलिस्ट में से या फिर आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। तो अभी लग हमने प्रोनाउन में सबसे पहले देखा प्रोनाउन की डेफिनेशन, फिर पहला टाइप देखा था पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फोर्थ पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और फिफ्थ पढ़ा था एम्फाटिक प्रोनाउन, और कल हमने पढ़ा था इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो कल हमने पढ़ा था इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसमें कि कुछ वर्ड थे जैसे कि सम या फिर वन, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, नो वन, नोबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ये आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन में। और इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट का नहीं पता हो। तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिससे हमें ये नहीं पता लग रहा कि सब्जेक्ट कौन है। और जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि इनके बाद वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी। एरर इसी से बनेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल देखे थे। उसके बाद हमने देखा था 3 चीज़ें देखी थी। एक तो था वन, ये काम करेगा प्रोनाउन का, और वंस ये भी काम करेगा प्रोनाउन का। ये सिंगुलर की तरह काम करेगा, ये प्लूरल की तरह। लेकिन जो एपोस्ट्रोफी एस वाला वंस है, ये काम करेगा एडजेक्टिव का, और इसके बाद हमेशा नाउन मिलेगा। तो ये 3 चीज़ थी और इनके एग्जाम्पल भी देखे थे। और एक ये देखा था, अगर कोई भी सेंटेंस वन से स्टार्ट हो जाए तो ये वन तो यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है, लेकिन इसके बाद जो आने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव है वो वंस होगा, ना कि हिज। तो यहाँ पर हिज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वंस, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और इसके बाद नाउन भी आया हुआ है। तो इतना हमने कल पढ़ लिया था। आज हम करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि इम्पोर्टेंट भी और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। तो इसको आप ध्यान से समझना। इसको डेफिनेशन को अभी रहने दो, डेफिनेशन पर आएंगे हम बाद में। सबसे पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसमें आती हैं 4 चीज़ें, हु, हुम, विच, हुज। इन दोनों को देखेंगे बाद में। सबसे पहले ये दोनों देख लो। अगर ये समझ में आ गई तो समझ लो ये प्रोनाउन भी आ जाएगा समझ में। एक होता है हु और एक होता है हुम। हु का यूज़ करेंगे यूज्ड फॉर मैनकाइंड एज ए सब्जेक्ट। सबसे पहले वर्ड आया मैनकाइंड। जैसे कि आपको पता है, एक होता है लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग में क्या क्या आता है? लिविंग में ह्यूमंस भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं, और नॉन लिविंग में बाकी सारी चीज़ें आ जाती है। तो लेकिन जो मैनकाइंड है इसमें अकेले ह्यूमंस आएंगे, मतलब सिर्फ व्यक्तियों की बात होगी, यहाँ पर एनिमल की बात नहीं होगी। तो कहता है यूज्ड फॉर मैनकाइंड एज ए सब्जेक्ट, और हुम का यूज करेंगे यूज्ड फॉर मैनकाइंड एज एन ऑब्जेक्ट। इसको एग्जाम्पल से देखो फिर समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है यू आर द पर्सन हुम राम टीचेज हेयर। मतलब कि इसकी हिंदी देखो, भाई तुम वो पर्सन हो जिसको राम पढ़ाता है। अब यहाँ पर जो हुम है ना, वो राम का इस पर्सन से रिलेशन दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है। इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? राम, क्योंकि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? राम। और ऑब्जेक्ट की तरह है पर्सन। तो यहाँ पर जो हुम वर्ड आया ना, ये इस सब्जेक्ट का रिलेशन दिखा रहा है इसके साथ, तो इसीलिए यहाँ पर हुम यूज किया है। तो हुम क्या करेगा? अब इसकी डेफिनेशन देखो, रिलेटिव प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है उसको अब देखो। इट इज़ यूज्ड टू शो इट्स रिलेशन विद एंटीसीडेंट्स। तो क्या कहता है कि इन वर्ड का यूज़ किया जाता है
किसी का भी रिलेशन दिखाने के लिए उनके एंटीसीडेंट्स के साथ, जो ये हुम से पहले आता ना, इसी को कहते हैं एंटीसीडेंट्स। तो ये सारे वर्ड क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का एंटीसीडेंट्स के साथ जो रिलेशन दिखाने का काम है, वही होता है हु का भी और हुम का भी। उसी तरह आगे कहता है आई नो सरला हु हैज़ जस्ट गोन आउट। भाई मैं सरला को जानता हूँ जो अभी अभी गई है। तो यहाँ पर जो हु है ये भी रिलेशन दिखाने के काम कर रहा है। तो ये था हु और हुम। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ये ट्रिक याद रख लेना, तो आपकी एरर कभी भी गलत नहीं होगी। कभी भी जो हु है ना, इसके बाद हमेशा वर्ब आएगी। वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। और हुम के बाद हमेशा आएगा सब्जेक्ट। अब इसको कैसे याद रखेंगे भाई, हु के बाद वर्ब आएगी और हुम के बाद सब्जेक्ट। तो देखो जो हु है ये छोटा वर्ड है क्योंकि 3 अक्षरों से मिलके बना है, और हुम है ये बड़ा है, इसमें 4 अक्षर हैं। उसी तरह वर्ब ये छोटा वर्ड है क्योंकि ये 4 से मिलके बना है, और सब्जेक्ट ये बड़ा है क्योंकि ये 7 से मिलकर बना है। तो छोटे के साथ आएगा छोटे वाला, यानी हु के साथ आएगी वर्ब, और हुम के साथ आएगा सब्जेक्ट। अब इसको देखो आप एरर कैसे फाइंड करोगे। जैसे मान लो कि पेपर में आ गया सरला इज द गर्ल डैश मोहित बीट्स इन स्कूल। भाई सरला वो लड़की है जिसको मोहित ने स्कूल में पीटा है। अब यहाँ पर बढ़ना या हु या हुम। अब हमें रूल याद नहीं आ रहा भाई उस रूल में क्या था, वो क्या कहना चाहता था। अब जैसे मैंने कहा हु के बाद क्या आएगी वर्ब, और हुम के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो मोहित है ना ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आएगा हुम। सब्जेक्ट बड़ा वर्ड है तो बड़े वाला आएगा यानी हुम। आगे यू आर द बॉय डैश मोहित मीट्स, फिर क्या है ये भी सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी आएगा हुम। लेकिन आगे कहता है यू आर द बॉय डैश मीट्स मोहित, यहाँ पर मीट्स क्या है, ये है वर्ब। वर्ब क्या छोटा है तो इसके साथ आएगा छोटे वाला यानी कि हु। तो अगर रूल समझ में ना आए तो ये ट्रिक याद रख लेना कि हु के बाद हमेशा वर्ब आएगी और हुम के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा। वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी, जो हमने ऊपर पढ़े इनके साथ भी देख लो। ये हुम है, इसके बाद क्या आया सब्जेक्ट आया, और ये हु है इसके बाद आई है वर्ब। तो ये था हु और हुम। हु के बाद हमेशा वर्ब आएगी और हुम के बाद सब्जेक्ट। अगर रूल ना भी याद रहे तो ये ट्रिक याद रख लोगे तो आपका एरर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे कहता है आई नो ऑल दीज हु वर। वर क्या अपने आप में वर्ब है, तो वर्ब क्या छोटा है तो इसके साथ छोटे वाला आएगा यानी कि हु आएगा। और अगर सब्जेक्ट आता आगे तो बड़े वाला आता यानी हुम आता। तो ये था हु और हुम। रिलेटिव प्रोनाउन में 4 आते हैं, हु, हुम, विच और हुज। हु और हुम हमने देख लिया। अब देखते हैं विच और हुज। एक होता है विच, एक होता है हुज। विच का यूज़ करेंगे या तो नॉन लिविंग के लिए या फिर एनिमल के लिए, जो हमने ऊपर छोड़ दिया था। ऊपर क्या था, सिर्फ मैनकाइंड था, उसमें एनिमल को छोड़ दिया था। तो हम विच का यूज़ या तो नॉन लिविंग के लिए करेंगे या फिर एनिमल्स के लिए यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल से देखो, उसने कहा द बुक डैश आई परचेज्ड येस्टरडे इज यूजलेस। भाई मैंने जो बुक कल खरीदी थी वो यूजलेस है। तो बुक क्या अपने आप में नॉन लिविंग चीज़ है, तो इसका यूज़ करेंगे विच का, क्योंकि विच हमने अभी पढ़ा नॉन लिविंग चीज़ और एनिमल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे उसने कहा द हाउस डैश हैज़ ग्रीन गेट इज हेयर। मतलब कि जिस हाउस का गेट ग्रीन है वो यहाँ पर है, तो हाउस आ गया, मतलब कि नॉन लिविंग आ गया। तो नॉन लिविंग के लिए हु और हुम का तो कर ही नहीं सकते, तो उसके लिए यूज़ करेंगे विच। तो ये था विच। एक रह गया हमारा हुज। उसके बाद है हुज। इसका यूज़ करेंगे यूज फॉर शोइंग पोजेशन या रिलेशन, मतलब कि अधिकार या फिर रिलेशन दिखाने के लिए हुज का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल से देखो, उसने कहा दिस इज द बॉय हुज फादर इज डॉक्टर। मतलब कि यह वो लड़का है जिसके फादर है जो कि डॉक्टर है।
ये क्या है, एक टाइप से अधिकार कह लो, या जिसका वर्ड आगे ना, भाई यह वह लड़का है जिसका फादर डॉक्टर है, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे हुज का। आगे कहता है द डॉग हुज कलर इज़ वाइट हैज़ बिकम मैड। भाई वो डॉग जिसका कलर वाइट है, तो जिसका आ गया वहाँ पर यूज़ करेंगे हुज का। ये एक टाइप से रिलेशन कह लो या फिर अधिकार कह लो, वो दिखा रहे हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमने 4 चीज़ें पढ़ी। एक होता है हु। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये रिलेशन दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। रिलेशन हम 4 चीज़ों से दिखा सकते हैं, एक हु, एक हुम, एक विच, एक हुज। हु का यूज़ करेंगे मैनकाइंड के लिए एज ए सब्जेक्ट, हुम का यूज़ करेंगे मैनकाइंड के लिए एज ए ऑब्जेक्ट। अगर ये समझ में ना आए तो हु के बाद आएगी वर्ब और हुम के बाद आएगा सब्जेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा विच का यूज़ या तो नॉन लिविंग के लिए करेंगे या फिर एनिमल के लिए करेंगे, वहाँ पर यूज़ करेंगे विच का। हुज का किसी का रिलेशन दिखाने के लिए या फिर पोजेशन कह लो या अधिकार दिखाने के लिए यूज़ करेंगे हुज का। तो ये थे रिलेटिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इसको करेंगे हम कल। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर देना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके आसपास कोई भी स्टूडेंट जो 6 से 12th क्लास के अंदर है, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और कोई भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको भी शेयर कर देना, उसके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।